शूद्र का अभिमान। गांव के एक सिरे पर एक माँ बेटी झोपड़ी में रहती थी। माँ विधवा थी तो बेटी कुंवारी। घर में और कोई आदमी ना था। बेटी गौरा बाग से पत्तियां बटोर कर लाती थी तो माँ गंगा भाड़ झोंकती थी। इससे शेर भर अनाज मिल जाता था तो दोनों खाकर सो पड़ती थी। इसी से उनका गुजर बसर हो रहा था। माँ को हमेशा यही चिंता रहती थी कि किसी तरह उसकी बेटी की सगाई हो जाए। पति के मर जाने के बाद गंगा ने दूसरा घर नहीं बसाया, न ही रोजगार शुरू किया। तब भी माँ बेटी सुकून से रहती थी। इस बात को लेकर गांव के लोगों पर माँ बेटी पर संदेह होता था। सबके मन में यही सवाल रहता था, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है। आखिर क्या कारण है कि कोई गौरा से शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा। गौरा की शादी के लिए माँ बेटी ने साथ साथ कई तीर्थ यात्राएं की। गौरा सुंदर और सुशील थी, लेकिन किसी ने उसे कुएं पर हंसते बोलते नहीं देखा था। उसकी निगाहें कभी ऊपर न उठती थी। उसकी ये हरकत गांव वालों के शक को और मजबूत करती थी। सभी को यही लगता था कि कोई स्त्री इतनी सती कैसे हो सकती है। गौरा की माँ चिंता में घुलती जा रही थी। उधर गौरा की सुंदरता, उसकी जवानी गांव के लोगों की नज़र में चुभ रही थी। एक परदेसी गांव से दूसरे नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। 10-12 कोस दूर पहुंचते उसे रात हो गई। वह लोगों के किसी कहार का घर पूछते हुए गंगा के घर पहुंचा। परदेसी को देख गंगा खुद बहुत खुश हुई। परदेसी ने बताया कि उसका नाम मंगरू है। इसके बाद गंगा ने मंगरू का खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए अच्छे पकवान भी बनाए। धीरे धीरे दोनों की बातचीत भी बढ़ने लगी। इसी दौरान शादी की चर्चा भी छिड़ गई। मंगरू नौजवान था, तभी उसकी निगाह गौरा पर पड़ी। गौरा एक सुंदर और शांत हाव भाव की लड़की थी, जिसे देखते ही मंगरू भी मोह गया और वह झट से गौरा से सगाई के लिए मान गया। उसके 2-4 गहने खरीद और कपड़े उधार लेकर सगाई कर ली। गंगा बेटी दामाद को अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहती थी, इसलिए दोनों गंगा के साथ ही रहने लगी। मंगरू के कानों में कई तरह की बातें पड़ने लगी। बिरादरी के अलावा दूसरी जात के लोग भी कई तरह की बातें बनाने लगे, लेकिन वह गौरव को छोड़ना भी नहीं चाहता था। 1 महीने बाद मंगरू अपनी बहन के घर गया। मंगरू ने बहनोई को साथ खाने के लिए कहा। बहनोई बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं खा सकता। तुम्हारी बिरादरी से बाहर शादी की है, किसी से न पूछा न कुछ बताया। जब तक पंचायत नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ उठ बैठ नहीं सकता। मंगरू तेजी से उठा और ससुराल लौट गया। मन बेचैन था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और रात के अंधेरे में गौरा को छोड़कर चला गया। इसी तरह कई साल बीत गए, लेकिन मंगरू का कुछ पता न चला। पति के गायब हो जाने पर भी गौरा उदास न थी। वह हंसती खेलती, मांग में सिंदूर लगाती, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर तैयार हो जाती। अपने पीछे मंगरू एक भजन की किताब छोड़ गया था। खाली समय में गौरा उस किताब से कोई भजन गाती थी और गृहस्थ जीवन ढेर की ढेर बातें करती थी, जिसकी चर्चा वह गली मोहल्लों की औरतों के साथ करती थी। वह सभी को बताती थी कि मंगरू कितना अच्छा सहनशील। तभी वहाँ मौजूद एक स्त्री ने पूछा, गौरा, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? गौरा कहती है, मर्द कभी ससुराल में रह सकता है? बाहर जाकर पैसे कमाना ही मर्द का असली काम है। वहीं जब कोई गौरा से ये सवाल कि मंगरू खत क्यों नहीं लिखता, इस बात पर गौरा मुस्कुरा कर कहती, अपना ठिकाना बताने से डरते हैं, जानते हैं कि गौरा सामने आ पहुंचेगी। सच कहूँ तो मैं उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। एक सहेली बोली, तेरी बात हम नहीं मानते। जब मंगरू और तेरी लड़ाई हुई होगी तभी इसी तरह बिना बताए वह छोड़कर चला गया। गौरा बोली, माना अपने भगवान से कोई भला लड़ाई करता है। कई दिनों बाद कलकत्ता से एक आदमी आया और गंगा के घर रुका। इत्तेफाक से वह मंगरू का पड़ोसी निकला। उसने कुछ पैसे और 2 साड़ियाँ गौरा के हाथ में थमाई और बोला कि मंगरू ने तुम्हें देने के लिए भेजा है। वह फटाफट जाने के लिए तैयार हो गई। गांव की औरतों से मिल आई और सबको अपने जाने की खबर दे आई। बेटी के जाने से गंगा मायूस थी, लेकिन साथ ही खुश भी थी। रास्ते भर गौरा के मन में हजारों अच्छे बुरे ख्याल आते रहे। बीच बीच में उसे अपनी माँ के अकेलेपन की भी याद आती रही। लगभग 3 दिनों बाद गाड़ी कलकत्ता स्टेशन पहुंची। गौरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह प्लेटफार्म पर उतरकर मंगरू का इंतजार करने लगी।
बूढ़ा बोला, मैंने आसपास सभी जगह देख लिया, लेकिन मंगरू तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, शायद अब तक आया नहीं है। गौरा घबरा गई। तभी बूढ़ा बोला, चलो हम डेरे पर चलते हैं। गौरा बात मान गई और दोनों तांगे पर सवार होकर चल दिए। यही पहली बार था कि गौरा गांव से बाहर निकली थी। उसकी आंखें इधर उधर की चीज़ों को निहारने में लगी हुई थी। अचानक तांगा एक सुंदर और विशाल भवन के सामने रुका। गौरा उतरी और तेजी से सीढ़ियों से ऊपर के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। मंगरू से मिलने की थोड़ी भी देरी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी बूढ़े ने पहली मंजिल के एक कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मंगरू का कमरा है। गौरा अंदर गई, लेकिन कमरे में कोई न था। कोने में एक खाट और 4 बर्तन पड़े हुए थे। वह बाहर आई और बूढ़े को बताया। बूढ़ा बोला, मंगरू काम पर गया होगा, शाम को लौटेगा। यहाँ वह किराए पर रहता है। कमरे में मंगरू को न पाकर गौरा थोड़ी मायूस हो गई, लेकिन शाम को मिलने का सोचकर मुस्कुराई और साफ सफाई में लग गई। रात देखते देखते शाम हो गई, लेकिन मंगरू का अब तक कोई पता न था। गौरा का मन फिर घबराने लगा। घना अंधेरा छा गया, परंतु कमरे में एक दीपक तक न था। जब भी किसी की आहट होती तो गौरा को लगता मंगरू आया होगा, लेकिन दरवाजे पर कोई दस्तक न होती थी। कुछ देर बाद दस्तक हुई। गौरा दौड़ी और दरवाज़ा खोला। सामने बूढ़ा खड़ा था। गौरा बोली, वो अब तक नहीं आए, क्यों? बूढ़ा बोला, अभी मैं मंगरू के दफ्तर से ही लौटा हूँ। साहब ने बताया कि मंगरू का ट्रांसफ़र हो गया है। मैं दफ्तर से उसका नया पता ले आया हूँ। कल सुबह मैं तुम्हें जहाज़ पर बैठा दूँगा, फिर तुम अपने मंगरू के पास चले जाना। गौरा घबरा कर बोली, जहाज़ में? कितने दिन का सफ़र होगा? बूढ़े ने कहा, कम से कम 8 से 10 दिन तो ज़रूर लगेंगे, लेकिन घबराओ मत, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तय बात के मुताबिक अगले दिन बूढ़े ने उसे जहाज़ पर बैठाया और विदा किया। जहाज़ जैसे जैसे किनारे से अलग हो रहा था, वैसे वैसे गौरा को लग रहा था कि अब उसकी अम्मा गांव सब पीछे छूट रहा है। चारों ओर पानी पानी। गौरा का मन अजीब हो रहा था। अनजान जगह में मंगरू का कहाँ खोजेगी, सोच सोच कर उसका दिल बैठा जा रहा था। जहाज़ पर कई स्त्रियां और पुरुष सवार थे। गौरा उन्हें देख और उनकी बातें सुन रही थी। तभी उसकी नज़र एक कोने में अकेली बैठी स्त्री पर पड़ी। गौरा ने हिम्मत कर उससे पूछा, कहाँ जा रही हो बहन? ये सुनते ही स्त्री की आंख डबडबा गई। बोली, मुझे नहीं मालूम कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बस जहाँ भाग्य ले जाए वहाँ चली जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? गौरा बोली, मैं तो अपने मालिक के पास। स्त्री झट से बोली, बहन, कोई तुम्हें बहला फुसला कर लाया है, तुम किसके साथ यहाँ आई? गौरा ने कहा, मुझे एक बूढ़ा ब्राह्मण यहाँ बैठा गया। मैं तो अपने पति से मिलने कलकत्ता आई थी। स्त्री बोले, किनारे पर जो लंबा दुबला पतला सा बूढ़ा था, जिसकी एक आंख फूली हुई थी, वही? गौरा, हाँ बहन, वही। स्त्री, बहन, उसी दुष्ट ने मेरा जीवन बर्बाद किया है। ये सब सुनकर गौरा के मुंह से बोल न फूटे। वह सोचने लगी कि अब क्या करूँगी। उसे अपनी माँ, अपने गांव, सहेलियों की याद आने लगी। कुछ क्षण बाद हिम्मत करके बोली, अब क्या करें बहन? स्त्री बोली, अब यह तो वहाँ पहुँचने के बाद ही मालूम चलेगा। यह कहते कहते वह जोर जोर से रोने लगी और अपना दुख बताने लगी। गौरा ने हिम्मत दी तो स्त्री ने बताया कि शादी के तीसरे साल में पति की मौत हो गई। पति के ख्यालों में साथ वह किसी तरह ही जी रही थी कि एक रोज़ बूढ़ा वेश बदलकर भिक्षा मांगने आया। मैं उसके जाल में फंस गई और आज मेरी ये दुर्दशा है। इतने मुझे पति के मिलवाने का लालच दिया। मैं बेवकूफ़ पति से मिलने की चाह में इस बहरूपिया की बात में फंस गई और उसके साथ चल दी। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं घर पर नहीं। स्त्री की बातें सुनकर गौरा बिल्कुल मौन हो गई। मंगरू से मिलन का एक सपना एक झटके में टूट गया। गौरा को इस हाल में देख स्त्री बोली, भगवान पर भरोसा रखो और साहस रखो बहन। हिम्मत पाकर गौरा बोली, मुझे अब तुम्हारा ही सहारा है। मैं और तुम दोनों अब साथ ही रहेंगे। स्त्री कुछ न बोली। कई घंटों बाद जहाज़ किनारे पर पहुंचा। तट पर मौजूद एक आदमी सभी स्त्रियों के नाम लिख रहा था। अब गौरा के उतरने की बारी आई। जैसे ही उसने पाँव नीचे रखा, वह चौंक गई। उसके शरीर में करंट दौड़ गया। वह जड़ बन गई। न कुछ बोल पा रही थी और न ही पीछे से आवाज़ दे रहे यात्रियों की बात सुन पा रही थी। ऐसा
लगा मानो दुनिया रुक गई हो। गौरा के सामने वह दृश्य था जिसकी उसने उम्मीद छोड़ दी थी। तट पर खड़ा व्यक्ति ही जो व्यक्ति यात्रियों का नाम लिख रहा था वह और कोई नहीं बल्कि मंगरू था। गौरा इस क्षण 7वें आसमान पर थी। उसकी खुशी छुपाए नहीं छिप रही थी। मंगरू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। गौरा ने प्रतिक्रिया न दी। इतने में यात्रा के दौरान मिली स्त्री ने गौरा को कोहनी मारी। गौरा लड़खड़ा गई। मंगरू ने उसे थाम लिया। इस स्त्री, क्या हुआ? इस आदमी को पहचानती हो? गौरा बोली, अच्छी तरह से। ये ही तो हैं जिनसे मिलने के लिए मैं घर से निकली। स्त्री बोली, अच्छा, तो ये तुम्हारे पति हैं? अब तो तुम मेरे साथ ना आओगी, मुझे भूल जाओगी। गौरा बोली, क्या ऐसा भी हो सकता है भला? तुमने मुझे सहारा दिया है। मंगरू इन दोनों से दूर अपने काम पर लगा हुआ था। वह जानकारियां जुटाने में व्यस्त था। गौरा कोने में खड़ी मंगरू को निहार रही थी। कुछ देर बाद वह गौरा के पास आया। मंगरू के पास कोई चारा नहीं था। वह सिपाही के साथ निकल गया। मंगरू को सामने देख साहब जोर से चिल्लाया, वह औरत कहाँ है? कल तुम उसे मेरे कोठे पर क्यों नहीं लाए? मंगरू ने हाथ जोड़ लिए और बोला, वह मेरी पत्नी। साहब बोला, वह दूसरी कौन थी? मंगरू, मालिक, वह मेरी बहन है। साहब गुस्से में बोला, हम कुछ नहीं जानते, तुम उन दोनों में से किसी एक को लेकर आओ, जल्दी। मंगरू साहब के पैरों में गिर गया और रोने लगा, लेकिन साहब का दिल नहीं पसीजा। उसने आदेश दिया, जल्दी एक स्त्री को लेकर आओ वरना तुम्हें कोड़े में पड़ेंगे। मंगरू कोड़े खाने के लिए तैयार हो गया। साहब नशे में था। उसने ए आओ देखा ना ताओ हंटर निकाला और कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। साहब उसे लगातार कोड़े मारते रहे, लेकिन वह अपने घर की औरतों की इज्जत देने को तैयार न हुआ। उसने अपने प्राण त्यागना बेहतर समझा। इधर गौरा और सखी कमरे में बैठे मंगरू की बाढ़ देख रहे थे। अचानक किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कान लगाकर सुना तो कलेजा मुंह में आ गया। यह मंगरू की आवाज़ थी। गौरा दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। मंगरू की आवाज़ सुनकर उससे रहा न गया तो आवाज़ के पीछे दौड़ गई। फाटक खुला था। कोई है आवाज़ देने लगी, लेकिन जवाब न मिला। वह अंदर जा पहुंची। सामने मंगरू लहूलुहान पड़ा हुआ था और अंग्रेज उस पर चाबुक बरसा रहे थे। वह दौड़कर मंगरू से लिपट गई और बोली, इनके बदले जितना चाहो मुझे मार लो, लेकिन इन पर दया करो। तुम यहाँ मेरे पास रहोगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा। गौरा कुछ न बोली। वहीं मंगरू दर्द से करा रहा था। गौरा ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है जो अंग्रेज ने बोला था, लेकिन अपने पति के स्वस्थ होने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगी। अंग्रेज बात मान गया। उसने मंगरू पर अत्याचार बंद कर दिया और सिपाही को उसे अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया। मंगरू को अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान गौरा एक क्षण के लिए भी मंगरू से दूर ना हुई। 4 दिनों बाद इलाज के बाद मंगरू की आंखें खोली तो तय शर्त के अनुसार गौरा मंगरू का साथ छोड़ अंग्रेज के पास जाना था। यह उसे मंजूर नहीं था। उसने मरना बेहतर समझा। अस्पताल के बाहर नदी की धार बह रही थी। गौरा जाकर उसमें कूद पड़ी। आनन फानन में एक अस्पताल कर्मचारी दौड़ा मंगरू के पास आया और गौरा के नदी में कूदने की सूचना दी। मंगरू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। दौड़कर नदी के सामने पहुंचा और छलांग मार दी। जीते जी जो कभी साथ नहीं रह पाए, अब वह दोनों परलोक की यात्रा में साथ जा रहे थे।